Good afternoon. वेलकम बैक टू द इंग्लिश ट्री क्लासेस। आज थोड़ा सा लेट हो गए हैं हम लोग और टाइम भी हो रहा है 11 नहीं 1:55 1:55। तो कल भी नहीं आ पाया था क्योंकि कल कुछ इमरजेंसी हो गई थी जिसकी वजह से कल मैं ये नहीं कर पाया था। तो आज हम लोग इसको शुरू करते हैं। द हिंदू का डेट है 3 जुलाई 2020। तो देखिए इसमें जो आर्टिकल का टाइटल है वो है कोर्स कॉन्ट्रैक्शन। कोर्स कॉन्ट्रैक्शन का कोर का मतलब होता है हार्ट, मेन सेंटर। तो ये आर्टिकल है बिजनेस पे और बिजनेस से रिलेटेड इंडिया की कंडीशन क्या है, व्हाट इज़ द करेंट इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडियन या व्हाट इज़ द करेंट सिचुएशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड इन विच सेक्टर देयर इज स्लम्प मतलब कमी, गिरावट, and which sector has increased or an upper edge over the other sectors। कौन से सेक्टर में गिरावट आई है, कौन सा सेक्टर अच्छा चल रहा है, इन्हीं पे पेपर ने बात की है। तो ये ताज़ा तरीन जो कोविड-19 पोस्ट कोविड-19 जो सिचुएशन उभरे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में और उसकी वजह से क्या क्या इंडस्ट्रियल ग्रोथ और बाकी चीज़ों में ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या क्या गिरावटें आई हैं, क्या चेंजेज आए हैं, इस पे पेपर ने हाईलाइट किया है इसको। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब हुआ कि संकुचन, कमी। तो जो कोर सेक्टर हैं इंडिया के जो कि डेवलपमेंट के लिए और जीडीपी को बनाए रखने के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो जो कोर सेक्टर है उसमें गिरावट आई है, कोर्स कॉन्ट्रैक्शन। Output in the 8 core industries suffered an overall contraction, a third straight month in May। जो आउटपुट यानी कि उत्पादन, प्रोडक्शन, जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में है, मुख्य जो भारत के 8 इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें ओवरऑल कॉन्ट्रैक्शन देखा गया है, यानी कि कुल मिला जुला करके बहुत ही भारी गिरावट देखी गई है। और ये जो गिरावट है अ थर्ड स्ट्रेट मंथ इन मई में लगातार 3 महीने तक ये गिरावट देखी गई है। मई तक का ये डेटा आपके सामने में है। तो मई तक में यानी कि मार्च, अप्रैल, मई, इन तीनों महीने में हर महीने लगातार स्ट्रेट वे में इसमें डाउनफॉल देखा गया है। श्रिंकिंग 23.4% और ये घट करके 23.4% ये घटा है। As the pandemic-induced lockdown kept large parts of the economy shuttered। क्योंकि या चूँकि पैंडेमिक इंड्यूस्ड जो महामारी से त्रस्त जो लॉकडाउन था भारत में, इसने क्या किया है कि केप्ट लार्ज पार्ट्स ऑफ इकोनॉमी शटर्ड। ये भारत के अर्थव्यवस्था के एक बहुत बड़े हिस्से को, यानी जितने भी इंडस्ट्रीज हैं और जितनी भी बाकी जो चीज़ें हैं जो देश की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रफ्तार देती हैं, उन सब में गिरावट देखी गई है। ये है पैंडेमिक इंड्यूस्ड लॉकडाउन की वजह से। और इसमें जो गिरावट देखी गई है वो 23.4% की देखी गई है। द कॉमर्स मिनिस्ट्रीज प्रोविजनल फिगर शो, ये जो आंकड़े हैं ये कॉमर्स वाणिज्य मंत्रालय के प्रोविजनल हैं, यानी कि अभी इसमें थोड़ा बहुत चेंजेज हो सकता है। तो कॉमर्स मिनिस्ट्री ने ये फिगर शो किया है। ऑफ द 8 ऑल बट 1 पोस्टेड डिक्लाइंस इन प्रोडक्शन कंपेयर्ड विद द ईयर अर्लियर। अब ऑफ द 8 में से ऑल बट 1 का मतलब यहाँ पे समझ लीजिए कि बट का जनरली हम लोग मीनिंग समझते हैं लेकिन बट और एक्सेप्ट का मीनिंग को छोड़कर या को छोड़ करके भी होता है। तो यहाँ पे ऑल बट 1 का मीनिंग जो होगा सभी क्षेत्र में एक को छोड़ करके, बट 1 का मतलब एक को छोड़ करके। तो ये आप देखिएगा आजकल बैंक में या MBA, NDA, CDS वगैरह में या क्लैट में, इन सब एग्जाम्स में इस तरीके के सेंटेंसेज आते हैं जो कि सेंस हम नहीं समझ पाते हैं इसका। तो ऑल बट 1 का मतलब है कि एक को छोड़कर बाकी सभी में, ठीक है। बट का मतलब यहाँ पे छोड़ करके आएगा। और ऑल बट 1 पोस्टेड डिक्लाइंस इन
प्रोडक्शन में सभी एक क्षेत्र को छोड़ करके सभी क्षेत्रों में डिक्लाइन हुआ है, यानी कमी आई है कंपेयर्ड विद ईयर अर्लियर। और इसको अगर हमने पिछले साल से हम कंपैरिजन करते हैं तो अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ है आपको कि कंपेयर्ड विद अर्लियर, कंपेयर्ड के साथ टू भी लगता है और कंपेयर के साथ विद भी लगता है। तो ये किस सिचुएशन में टू आता है और किस सिचुएशन में विद आता है प्रीपोजिशन, इसकी हमने चर्चा की है इस वीडियो के लास्ट में एग्जाम्पल्स के साथ मैंने आपको समझाया है, जिससे कि आप समझ जाएंगे इसको। तो आपको लास्ट तक देखिएगा और एग्जाम्पल्स नीचे दिए गए हैं जिसमें हम इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो ये पिछले साल से जब कंपैरिजन किया जा रहा है तो 8 में से एक फील्ड को छोड़ करके 7 फील्ड में गिरावट आई है विद 6 सेक्टर्स विटनेसिंग डबल डिजिट ड्रॉप्स। और उस 7 में से तो 6 सेक्टर जो ऐसे हैं जिनमें गिरावट जो आई है वो 2 अंक में आई है, यानी डबल डिजिट ड्रॉप आया है, दहाई में गिरावट आई है। स्टील एंड सीमेंट वर द वर्स्ट हिट। और इस लॉकडाउन के दौरान स्टील इंडस्ट्रीज और सीमेंट इंडस्ट्री सबसे बुरी तरीके से प्रभावित रहे हैं, द वर्स्ट हिट, बुरी तरीके से प्रभावित रहे हैं, स्लम्पिंग 48.4% एंड 22.2% रेस्पेक्टिवली। और ये इसमें जो गिरावट आई है तो स्टील में 48.4% की गिरावट आई है और सीमेंट में 22.2% की गिरावट आई है। एज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रिमेन्ड मोस्टली स्टॉल्ड। चूँकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, निर्माण कार्य और आधारभूत ढांचा जैसे रोड हुआ, सड़क हुआ, उसके बाद क्या हुआ, रेलवे लाइंस हुए, या फिर बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में और भी पार्क वगैरह या फिर मॉल वगैरह या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं। किसी बड़ी बड़ी फैक्ट्री का निर्माण हुआ तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो थे वो रिमेन मोस्टली स्टॉल, ये मुख्य रूप से सामान्यतः ये ठप ही रहे हैं। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, जो रिफाइनरी होती है जहाँ से तेल को रिफाइन किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, विद द लार्जेस्ट वेट इन द इंडेक्स कंट्रीब्यूटिंग 28%। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स जो हैं उनका सूचकांक में इंडेक्स में 28% का योगदान रहता है, यानी वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं देश की इकोनॉमी के लिए। कॉन्ट्रैक्टेड 21.3%। और उसमें जो गिरावट आई है वो 21.3% की गिरावट आई है। एज द कर्ब्स ऑन वेहिकुलर मूवमेंट स्टीमिड, क्योंकि कारण ये था कि कर्ब्स का मतलब होता है रोक, प्रतिबंध। वेहिकुलर मूवमेंट, गाड़ियों की जो आवाजाही थी उस पर जो रोक हो गई, उसने क्या किया, स्टीमिड डिमांड फॉर ऑटोमोबाइल फ्यूल्स। उसने ऑटोमोबाइल के जो फ्यूल्स हैं, पेट्रोल डीजल वगैरह जो ईंधन है, उसकी डिमांड कम कर दी, बहुत हद तक घटा दी। और जब उसकी डिमांड घट गई तो रिफाइनरी में जाहिर सी बात है कि रिफाइनरी का जो ऑपरेशन है, एक्टिविटीज़ जो है वो सब बंद हो जाएगी, क्योंकि तेल चाहिए नहीं तो तेल को आप रिफाइन क्यों करेंगे। एंड क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस कंटिन्यूड देयर स्लाइड एडिंग टू द प्रॉब्लम्स। और क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, और नेचुरल गैस जो है, प्राकृतिक गैस, कंटिन्यूड देयर स्लाइड, उसमें भी गिरावट जारी रही है। अब आप ये ध्यान से अगर देखेंगे, अगर इंटेलिजेंट रीडर होंगे तो आप देखिएगा गिरावट के लिए इस पैसेज में राइटर ने कितनी बार कितने वर्ड यूज किए हैं, सब साइनो है। एक बार में एक ही वर्ड यूज किया है और बहुत साइनो यूज किया है, जैसे स्लाइड मतलब गिरावट, ठीक है। उसके बाद में आपको बहुत सारे और भी वर्ड्स हैं। एस्टिमिड, बाधित करना या बंद करना, ये भी गिरावट ही हुआ। स्लम्प मतलब गिरावट हुआ। स्टॉल्ड भी कुछ हद तक ऐसा ही सेंस देगा। उसके बाद में कॉन्ट्रैक्शन मतलब गिरावट, संकुचन। बहुत सारे वर्ड हैं जो एक ही सिर्फ गिरावट या कम करने को के लिए साइनो यूज किए गए हैं। तो आप इसको देख सकते हैं, क्लोजली पढ़ सकते हैं। तो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस जो है वो उनमें गिरावट जारी रही है। एडिंग टू द प्रॉब्लम्स डॉगिंग इंडियाज हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन। और इस प्रॉब्लम की वजह से जो इंडिया का हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन, हाइड्रोकार्बन की जो खोज का जो कार्यक्रम है, उसमें ये परेशानी पैदा कर दी है। डॉगिंग
का मतलब होता है, डॉग क्या करते हैं, कुत्ता क्या है, कुत्ता झपाटी करता है, आपस में एक दूसरे का खींचतान करेगा और उसमें ना कोई आगे बढ़ेगा ना पीछे बढ़ेगा, और कुत्ता चारों तरफ से घेर ले तो ना आप आगे जाएंगे ना पीछे जाएंगे, और वो एक अलग सा कन्फ्यूजन सा माहौल हो जाता है। तो उसी डॉग को हम जनरली नाउन्स के रूप में देखते हैं, लेकिन डॉग का यूज़ वर्ब के रूप में भी होता है। जब किसी का आप रास्ता रोक देते हैं, जब किसी को आप परेशान करते हैं, तो वो डॉग DOG डॉग वर्ब भी हो जाता है। ये याद रखिएगा और डिक्शनरी में भी आप कंसल्ट कर लीजिएगा। तो प्रॉब्लम्स, डॉगिंग इंडियाज हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन, इंडिया के हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन में बाधा उत्पन्न कर रहा है, एंड प्रोडक्शन इंडस्ट्री, और उसके प्रोडक्शन उत्पादन इंडस्ट्री में भी इसे कमी आई है, परेशानी आई है। कोल प्रोडक्शन आल्सो फेल, अब देखिए फेल मतलब भी गिरावट। कोल प्रोडक्शन आल्सो फेल फॉर ए सेकेंड स्ट्रेट मंथ, लगातार दूसरे महीने कोल के प्रोडक्शन में भी गिरावट आई है। डिक्लाइनिंग, फिर से गिरावट का साइनो। 14% की गिरावट आई है। एज द लैक ऑफ डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द नेशंस फैक्ट्रीज डिप्रेस्ड पावर प्रोडक्शन, क्योंकि एज द लैक ऑफ डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी की मांग में कमी आई, लैक मतलब कमी, फ्रॉम द नेशंस फैक्ट्रीज, जितने भी देश के फैक्ट्रीज हैं वो बंद हो गए, तो उनको अब इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड चाहिए नहीं, तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड में कमी आई। डिप्रेस्ड पावर प्रोडक्शन, और इससे क्या हुआ, डिप्रेस का मतलब भी होता है गिरावट, ये भी एक साइन हो गया। तो उसने पावर के प्रोडक्शन को कम कर दिया, एज वेल एज द नीड फॉर द की थर्मल प्लांट फ्यूल, और जब इसने पावर प्रोडक्शन की डिमांड को कम कर दिया तो साथ साथ थर्मल पावर प्लांट में जो फ्यूल चाहिए, जो ईंधन चाहिए, उस ईंधन की भी डिमांड कम हो गई। तो इस तरीके से जो आपका नेचुरल गैस और ऑयल है उस क्षेत्र में भी काफ़ी गिरावट आई। आउटपुट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फेल 15.6%, इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन जो है 15.6% नीचे गिरा, और स्लाइट इम्प्रूवमेंट फ्रॉम अप्रैल्स 23% स्लम्प, हालांकि अप्रैल में ये 23% इसकी गिरावट थी, उससे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ, उस गिरावट में थोड़ा सुधार हुआ, यानी कि स्थिति थोड़ी बहुत सुधरी। एडेड बाय द पार्शियल ईजिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शंस एंड पीक समर कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड, और ये गिरावट में कमी इसलिए दर्ज की गई क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाद में मई के महीने में जाकर के कुछ लॉकडाउन में ढील दी, और जिसकी वजह से थोड़ी बहुत मूवमेंट चली, ईजिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन, यानी प्रतिबंधों में ढील दी, ईज मतलब ढील देना, आसान करना, एंड समर भी आ गया था, तो हाउस होल्ड में भी, घरों में भी पंखे, बल्ब तो खैर ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, पंखे, कूलर और AC, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन भी बढ़ा, खपत भी बढ़ा। द ओनली सिल्वर लाइनिंग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है उम्मीद की किरण। एक इडियम्स भी आता है, एवरी क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग, यानी कि क्लाउड मतलब बादल को आप देखेंगे तो अंधेरा काला छाया होगा, लेकिन गौर से देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं एक उजली लकीर दिखाई देती है। तो कहने वाले का मतलब ये रहा इस फ्रेज को, इस इडियम्स को बनाने वाले का, कि हर मुसीबत में भी एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। उसी का इंग्लिश होता है एवरी क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग, हर बादल में कहीं ना कहीं एक हल्की सी रोशनी होती है और वही उम्मीद की किरण होती है। तो जो सिल्वर लाइनिंग है केम फ्रॉम द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, ये उम्मीद की किरण फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से आई है। एज प्रोडक्शन रोज 7.5% रिवर्सिंग द स्लम्प, इसमें जो उत्पादन हुआ है वो 7.5% की उसमें वृद्धि हुई है। रिवर्सिंग द स्लम्प सीन इन द प्रीसीडिंग 2 months, जो पिछले 2 महीने में जो स्लम्प आया था, गिरावट आई थी, यहाँ भी स्लम्प मतलब गिरावट, उसको इसने रिवर्स कर दिया है, यानी कि उसको गिरावट को पीछे छोड़ दिया है। कहने का मतलब कि इसमें ग्रोथ आया है, सिग्नलिंग रोबस्ट एक्टिविटी इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर, और इससे ये संकेत मिल रहे हैं कि जब फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री में ग्रोथ आई है तो इसका मतलब है कि हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, कृषि क्षेत्र में भी इसका रोबस्ट एक्टिविटी, ज़बरदस्त क्रियाकलाप हो रही है, और ज़बरदस्त कृषि क्षेत्र में ज़बरदस्त एक्टिविटी हो रही है। एट द स्टार्ट ऑफ द खरीफ सीजन, ये खरीफ सीजन के शुरू की बात है। द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैड ऑन जून 23 साइटेड, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 23 जून को ये कहा,
और नियर डबलिंग इन फर्टिलाइजर सेल्स इन मे, कि फर्टिलाइजर की सेल में मई महीने में लगभग डबलिंग हो गया है, यानी कि कंपेयर करें पिछले साल की तुलना में तो इस साल इसकी सेल डबल हो गई है, एज इंडिकेटिव ऑफ अर्ली ग्रीन शूट्स ऑफ इकोनॉमिक रिवाइवल। और ये इंडिकेटिव, ये संकेत है, एक संकेत है अर्ली ग्रीन शूट्स ऑफ इकोनॉमिक रिवाइवल, आर्थिक पुनर्जागरण या आर्थिक समृद्धि लाने के लिए की दिशा में ये एक अंकुर का काम कर रहा है, यानी कि एक नया नया जैसे पौधा लगता है तो उसके तना और तने और उसकी जो अंकुरन होती है और उसके हल्के हल्के छोटे छोटे जो तने निकलते हैं तो उससे उम्मीद की किरण जगती है, तो वही ये अंकुर का काम कर रहे हैं, शूट्स का काम कर रहे हैं। आर प्रॉमिसिंग एन अर्ली स्टार्ट टू दिस ईयर्स मॉनसून, एक आशाजनक और जो साल मतलब मानसून सीजन के शुरू में ही जो अर्ली स्टार्ट हुआ है मानसून का, प्रॉमिसिंग मतलब आशाजनक, और यहाँ पे ए लगा हुआ है। ए का मतलब आप देखिए कि प्रॉमिसिंग एंड अर्ली स्टार्ट ये नाउन फ्रेज बन गया, और जब भी नाउन या नाउन फ्रेज बनता है तो वहाँ आर्टिकल का आना जरूरी होता है, इसलिए यहाँ पे ए आया हुआ है। जबकि जनरल लोग लिखते तो आर्टिकल यहाँ पे नहीं लगाते। तो आर्टिकल बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर है जिसमें हमें कंटिन्यूअस सीखते रहना पड़ता है। तो अ प्रॉमिसिंग एंड अर्ली स्टार्ट, यहाँ से यहाँ तक ये नाउन, प्रॉमिसिंग से लेकर के अर्ली स्टार्ट तक ये नाउन फ्रेज बना है, और इसी नाउन फ्रेज के लिए आर्टिकल यहाँ पे ए आया है। तो टू दिस ईयर्स मॉनसून बोर्ड्स वेल फॉर द क्रूशियल फार्म इनकम डिपेंडेंट रूरल इकोनॉमी। बोर्ड्स वेल ये एक शुभ संकेत दे रहे हैं। बोर्ड्स मतलब संकेत देना, भविष्यवाणी करना, शकुन बताना, और वेल मतलब अच्छे संकेत देना। फॉर द क्रूशियल फार्म इनकम डिपेंडेंट रूरल इकोनॉमी, जो ग्रामीण इकोनॉमी है जो कि फार्म इनकम पे ही आधारित है, कृषि संबंधित आय पे ही आधारित है, उनके लिए एक शुभ संकेत दे रहा है। द एबव एवरेज क्वांटिटी एंड इम्प्रूव्ड स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, जो एवरेज क्वांटिटी है बारिश की और स्पेशल भौगोलिक, यानी कि हर जगह पे विस्तृत रूप से बारिश हुई है, ऐसा नहीं है किसी एक जगह हुई है दूसरी जगह नहीं हुई है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन जून के महीने में एवरेज और विस्तृत फैला हुआ बारिश, फैली हुई जो बारिश हुई है, हैव स्पर्ड अ शार्प जंप इन खरीफ सोइंग, इससे खरीफ की फसल में जो इसकी बुआई की जानी थी उसमें काफ़ी वृद्धि आई। विद द एरिया सोन एज ऑन जून 26, और जो एरिया जितने भूभाग में 26 जून तक जो बुआई हुई थी, मोर देन डबलिंग कंपेयर्ड विद अ ईयर अर्लियर टू 315.6 लाख हेक्टेयर्स। जो पिछले साल 26 जून तक जो रोपनी या जो बुआई हुई थी वो 315.6 लाख हेक्टेयर थी, और तो इस साल वो डबल हो चुका है, और डबल उसकी उस तिथि तक उसकी डबल रुपाई हुई है। विद द पैंडेमिक एंड द लॉकडाउन हैविंग सेंट लैक्स ऑफ पीपल बैक, पैंडेमिक जो महामारी है और लॉकडाउन की वजह से लाखों लोग घर वापस आ गए हैं, टू देयर रूरल होम्स, अपने गांव के घर वापस आ चुके हैं, फ्रॉम जॉब्स, नौकरी छोड़ करके शहर की नौकरी छोड़ करके। और स्ट्रॉन्ग अपटिक यानी वृद्धि, अब देखिए इसका भी साइनो देखिए, अपटिक भी है, स्पर भी है, और आगे भी बहुत सारा आपको मिलेगा। तो अ स्ट्रॉन्ग अपटिक इन इकोनॉमिक एक्टिविटी अक्रॉस द हिंटरलैंड इज सिग्निफिकेंट। इससे क्या हुआ है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है हिंटरलैंड में, हिंटरलैंड का मतलब कि भारत के ग्रामीण इलाकों में, ठीक है, एक्टिविटी अक्रॉस द हिंटरलैंड इज सिग्निफिकेंट, ये एक महत्वपूर्ण बात है। हिंटरलैंड दूर दराज के और ग्रामीण इलाकों में यानी कहने का मतलब ये है कि जब लोग शहर छोड़ करके अपने गांव आ गए हैं, बहुत सारा पलायन हुआ है, तो ये स्ट्रॉन्ग अपटिक इन इकोनॉमिक एक्टिविटी अक्रॉस द हिंटरलैंड। तो इससे क्या होगा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, क्योंकि लोग आएंगे तो लोग को खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, बहुत सारे एक्सपेंसेस होंगे, तो मार्केट में एक पॉजिटिव इंक्लिनेशन, पॉजिटिव ट्रेंड आएगा, और ग्रामीण मार्केट में इसका अच्छा फायदा होगा। स्टील
फिर भी मच विल डिपेंड ऑन द मानसून स्टेइंग इट्स कोर्स, बहुत सारा कुछ मानसून पे डिपेंड करता है कि मानसून किस तरीके से आगे आएगा। आल्सो देयर इज अ डेंजर टू द फार्म सेक्टर, और इसके साथ साथ फार्म सेक्टर में एक परेशानी या एक खतरा भी है, स्पेशली इन वेस्टर्न, सेंट्रल एंड नॉर्दर्न इंडिया, इन भाग में दिस ईयर फ्रॉम द रोबस्ट लोकस्ट स्वाम्स। जो स्वाम्स जो हैं, जो अभी झुंड आ रहे हैं उसके लोकस्ट के, उसको हिंदी में क्या कहते हैं अभी याद नहीं आ रहा है मुझको ठीक से, तो उसके जो दिल्ली में आपने देखा, दिल्ली के आसपास के इलाके में भी वो आ गए हैं लोकस्ट के झुंड, तो इससे खेती में परेशानी हो सकती है, फसल को नुकसान इससे पहुंच सकता है। The Food and Agricultural Organization had in its June 27 update. फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 27 जून की अपने अपडेट में ये वार्न चिताया है दैट इंडिया वुड नीड टू रिमेन ऑन हाई अलर्ट, इंडिया को हाई अलर्ट पे रहने की ज़रूरत है थ्रू जुलाई, संपूर्ण जुलाई में। थ्रू यहाँ पे प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है शुरू से लेके अंत तक। जैसे ही रिमेन साइलेंट थ्रू द मीटिंग, यानी मीटिंग में वो पूरा चुप रहा, यानी मीटिंग शुरू होने से लेके मीटिंग ख़त्म होने तक वो कुछ भी नहीं बोला। तो थ्रू का मतलब संपूर्ण भाग, टाइम के लिए भी आता है थ्रू। फॉर द पॉसिबल अराइवल ऑफ स्वैम्स फ्रॉम नॉर्दर्न अफ्रीका, और ये जो है संभावित खतरा है स्वैम्स के आने का, लोकस्ट के आने का, जो कि नॉर्दर्न अफ्रीका से ये इंडिया तक पहुंचे हैं। टिड्डी, हाँ टिड्डियों का झुंड है, स्वाम्स वगैरह जो है ये आपको, लोकस्ट जो है वो टिड्डी के लिए आता है, तो टिड्डियों का झुंड अभी आपने देखा होगा। द लेटेस्ट PMI डेटा फ्रॉम रिसर्च IHS मार्केट आल्सो पेंट्स अ लेस दैन प्रोमिसिंग आउटलुक। जो हाल का PMI डेटा जो आया है रिसर्चर IHS मार्केट है उसके द्वारा, इसने भी एक तरह से लेस दैन प्रोमिसिंग आउटलुक, इसने भी बहुत उत्साहजनक तस्वीर पेश नहीं की है, यानी इसने भी थोड़ा सा निराशाजनक ही तस्वीर पेश की है। लेस दैन के लग जाने से यहाँ पे प्रॉमिसिंग आउटलुक तो उत्साहजनक रुझान होता, लेकिन लेस दैन के लग जाने से अब ये निगेटिव मीनिंग दे रहा है। फॉर मैन्युफैक्चरिंग के लिए विच कॉन्ट्रैक्टेड अगेन इन जून, जिसकी फिर से गिरावट जिसमें आई है जून महीने में, एल्बीट एट ए सॉफ्टर पेस, हालांकि कम स्पीड में गिरावट आई है, गिरावट की जो दर है वो हल्की है। द जून सर्वे शोड शार्प रिडक्शन इन आउटपुट, जून का सर्वे ये बताता है कि आउटपुट में, उत्पादन में बहुत कमी आई है, रिडक्शन हुई है। न्यू ऑर्डर्स एंड एम्प्लॉयमेंट, और नए ऑर्डर्स में भी, एम्प्लॉयमेंट्स में, इन सब में गिरावट आई है। पॉलिसी मेकर्स मस्ट नॉट ओनली कंटेन कोविड-19 स्टीयर अवे स्प्रेड, जो नीति निर्माता है हमारे, यानी कि अब ये पेपर का निशाना हो रहा है सरकार की तरफ की, जो हमारी सरकार है उसको सिर्फ कोविड-19 का जो अनियंत्रित प्रवाह है, स्प्रेड है, उसी को सिर्फ देखने की ज़रूरत नहीं है या उसी पे ध्यान सिर्फ लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट आल्सो, बल्कि सिमुल्टेनियसली कीप इकोनॉमिक मोमेंटम फ्रॉम स्लाइडिंग फर्दर, बल्कि साथ साथ पॉलिसी मेकर्स को ये भी देखना है कि हमारी जो इकोनॉमिक मोमेंटम है, जो आर्थिक विकास की जो गति है वो और भी नीचे ना गिरे, उसको भी सुधार करने की गुंजाइश रखनी चाहिए और कोशिश में लगातार रहना चाहिए। चलिए, तो ये आर्टिकल तो यहाँ समाप्त हुआ, और हमने आपको शुरू में बताया था कि कंपेयर टू और कंपेयर विद के विद डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंपेयर टू का यूज़ दो भिन्न वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन के लिए होता है, दो अलग अलग वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन के लिए होता है, जबकि कंपेयर विद का यूज़ दो समान प्रकृति, स्वभाव या नेचर वाले वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन करने के लिए होता है। एग्जाम्पल से ये बात आपको बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी कि लाइफ हैज़ बिन कंपेयर टू ड्रामा, तो जीवन को बहुत सारे राइटर ने क्या बोला है कि एक ड्रामा है, ड्रामा में हर आदमी आता है, अपने रोल करता है, प्ले करता है और चला जाता है, लास्ट में ड्रामा समाप्त हो जाता है। तो जीवन के भी बहुत सारे स्टेज हैं। शेक्सपियर ने भी बोला है कि शेक्सपियर ने भी बहुत 5-6 स्टेज की कल्पना की है, और उन्होंने लिखा है कि पहले बचपन आता है, फिर जवानी आती है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे स्टेजेस हैं। तो कहने का मतलब कि अब लाइफ अलग चीज़ है और ड्रामा अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो दो अलग अलग चीज़ों को जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो यहाँ पे कंपेयर टू आया है, लाइफ हैज़ बीन कंपेयर टू ड्रामा, लाइफ का कंपैरिजन ड्रामा से हुआ है। लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में इंडियन सिटीज़ हैव बीन कंपेयर्ड विद चाइनीज़ वंस, कि भारतीय जो शहर हैं उनका
कंपैरिजन जो हुआ है चाइनीज शहरों से हुआ है। चाइनीज वंस का मतलब यहाँ पे शहर, रिपीटेशन को रोकने के लिए, सिटीज़ के रिपीटेशन को रोकने के लिए यहाँ पे वंस आया हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये भी ग्रामेटिकल पैटर्न है। तो चूंकि यहाँ पे कंपैरिजन समान प्रकृति वाले नाउन के बीच हुआ है, भारतीय शहर और चाइनीज शहर के बीच में हुआ है, तो ये समान प्रकृति के नाउन है, तो इनके लिए कंपेयर विद का यूज़ होगा। और अगर अलग अलग प्रकृति होंगे, दो भिन्न वस्तु होंगी, तो उनके लिए कंपेयर टू का यूज़ होता है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग मी, हैव अ नाइस डे।